नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान हम रिवीजन कर रहे हैं नोट्स के माध्यम से, क्लास नोट्स के माध्यम से। और ये दूसरी क्लास है, इसमें हम बाल विकास ही पढ़ रहे थे और बाल विकास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में देख लेवें या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो देख लेवें। और ये दूसरी क्लास है और हम करीब 20 से 25 क्लास में ये कोर्स पूरा कर देंगे। आप नए हैं तो भी ये क्लास आपके काम की है मनोविज्ञान के लिए, और आपने पहले बहुत अध्ययन कर रखा है तो भी एक बार इनका भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेगी या रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाल विकास के अध्ययन हेतु विधियाँ, हम बाल विकास के बारे में पढ़ रहे थे। तो बाल विकास यानी बालक है वो छोटे से बड़ा हो रहा है, तो सामने दिखाई दे रहा है वो तो चलो ठीक है, उसको तो अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, पता लग गया कि पिछली बार हाइट इतनी थी इस बार इतनी हो गई। मगर उसका जो मानसिक विकास हो रहा है उसका अध्ययन कैसे करेंगे? या मान लो उसमें कुछ समस्याएं हैं, बालक समस्यात्मक बालक है तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे? या प्रतिभावान बालक है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे? तो बाल विकास के अध्ययन के लिए 3 विधियां मुख्यतः प्रचलित है। एक तो है निरीक्षण वाली विधियां, दूसरा है प्रयोग वाली विधियां और तीसरी है वस्तुनिष्ठ विधियां। निरीक्षण का क्या मतलब होता है? जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं, चाहे सब्जी खरीदो चाहे कपड़ा खरीदो, बारीकी से निरीक्षण करते हैं ना, कपड़ा कैसा है, कैसा लगेगा, ठीक है, क्या भाव है, पूरा गौर करते हैं उस पर, पहन के देखते हैं, दूसरे के पहन के देखते हैं इसके कैसा लग रहा है। वैसे मैं ये यहाँ वीडियो में क्लास ले रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप भी निरीक्षण के द्वारा मूल्यांकन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इधर इशारा किया, आपने सोचा कि इधर से किसी ने आवाज़ लगाई होगी, हुआ ना, आपने गौर किया, तभी तो आप ध्यान ही नहीं देते तो इस चीज़ पे नहीं आता। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम निरीक्षण करें, या तो हम बालक का खुद निरीक्षण करें, हम शिक्षक है तो, या फिर मनोवैज्ञानिक है वो निरीक्षण करें। सामान्यतः यहाँ मनोवैज्ञानिक ही करता है। और दूसरी बात, हम खुद अपना निरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण। तो इस प्रकार से निरीक्षण संबंधी विधियाँ। प्रयोग वाली हो गई कि भाई प्रयोग करें, ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, प्रयोगशाला में ले जाएं बालक को, फिर उसको एक कृत्रिम वातावरण दें कि इस प्रकार का वातावरण उसके लिए क्रिएट किया जाए, चाहे लाइट हो, चाहे थोड़ी म्यूजिक हो। म्यूजिक का भी फर्क पड़ता है ना, आप देखते हैं फिल्मों में कि जैसे मान लो अगर फिल्मों में कोई विलेन आएगा या गुंडा आएगा, या मान लो किसी की नीयत खोटी होगी तो म्यूजिक अलग चलेगी, अपन समझ जाते हैं कि इसके, आप सीरियलों में अक्सर टीवी सीरियल में आप देख लेते हैं। वैसे ही भक्ति संगीत चलता है तो आध्यात्मिक संगीत एक अलग चलता है, ठीक है, दुखी म्यूजिक अलग चलती है, वो पुरानी फिल्मों में वो से आप देखते होंगे। तो कहने का मतलब कि उस माहौल में उसको कृत्रिम संगीत के साथ और फिर अन्य इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको ले जाया जाता है, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट इस तरह से नहीं करेंगे जैसे कि बाकी विज्ञान में किया जाता है, मगर उस पर उन परिस्थितियों में उसके अंदर की भावना जो है, उसकी फीलिंग्स है, वो देखने का प्रयास किया जाता है। वस्तुनिष्ठ में वो आ जाती है, वस्तुनिष्ठ में जिनके रिजल्ट चाहे कितनी बार कर लो, चेक कर लो, वो एक जैसे रहेंगे। तो देखते हैं हम क्या क्या है निरीक्षण विधियों में। जैसे मुख्यतः 1 नंबर है आत्मनिरीक्षण। इसका सामान्यतः अगर फैक्ट वाला प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये लोक ने, जॉन लोक है वो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और फिर वुंट और टिचनर ने इसको जो है वो इस पर प्रयोग के इसको लोकप्रिय बनाया, ठीक है। तो ये 3 नाम याद रखना। और विश्लेषण पूछ ले आपसे, कई बार क्या है कि उसका विधि और उसका दे दिया, तो आत्म निरीक्षण या अंतः दर्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि बालक को कह दिया, या मान लो जो समस्याग्रस्त है उसको कह दिया कि तुम खुद चिंतन करो, बैठ के सोचो, विचार करो 10 मिनट 20 मिनट, और फिर अपने आप के बारे में सोचो कि तुमने कहाँ कहाँ गलतियां की, फिर उनको लिख दो और हमें बता दो। तो इसमें स्वयं के द्वारा स्वयं का निरीक्षण किया जाता है। प्रवर्तक जॉन लोक, ये दार्शनिक है, इन्होंने जैसे वो टेबुला रासा की उदाहरणा भी दी थी कि बालक एक क्या है, टेबुला रासा, यानी टेबुला रासा का मतलब कोरी स्लेट है, कोरी पाटी है, उस पर हम जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। इस विधि को लोकप्रिय बनाया विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने। इसे परंपरागत विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो जैसे पुराने जमाने से ऋषि मुनियों के टाइम से ही चली आ रही है। मूल्यांकन, अब ये विधि कैसी है? तो कम खर्चीली है, कोई खर्चा नहीं है, प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है, आराम से कहीं भी बैठो और कह दे भी बालक तू रोज लेट आता है, तू क्लास से भाग जाता है, तू होमवर्क नहीं करता, ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करके बता क्या कारण है।
ठीक है, ऐसे ही किसी ने अपराध कर दिया, उससे कह दिया, परंतु ये संभव है क्या? तो इसलिए वैज्ञानिक नहीं है, पक्षपात हो सकता है इसमें, प्रत्येक व्यक्ति पर संभव नहीं है, तो इसलिए, और इसका परिणाम भी अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए ये जो है विधि इसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि अपने आप के लिए अच्छी है, व्यक्ति खुद अगर चाहे ना खुद सुधार करना, मान है ना, डाकू अंगुली माल से सन्यासी बनना, खुद चाहे तो वो हो सकता है, मगर वैज्ञानिक या टीचर चाहे किसी बच्चे पे प्रयोग करना तो वहां पे ये संभव नहीं होगी। अब बहिर्दर्शन या बाह्य निरीक्षण, बहिर यानी बाहर से, जैसे मान लो बालक गया आया, उसमें नजर डाली, स्कूल के बाद कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कौन से गुटके वाली दुकान पे बैठ रहा है, क्या साथ कौन है उसके, सिनेमा हॉल गया क्या, क्या किया क्या नहीं किया, उस पर अपन ने नजर डाली, उसका निरीक्षण किया अपन ने, तो वो हो गया बाह्य निरीक्षण। अक्सर मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि गली मोहल्ले में जो दुकानदार है वो क्या है, जब फ्री होते हैं तो अक्सर हम लोगों का या आप लोगों का निरीक्षण करते हैं, वो पूरी नज़र रखते हैं, ये व्यक्ति इधर से आज 5 बार निकल गया, जाते वक्त अकेला था, आते वक्त हाथ में सामान था, या ये 2 लोग थे, तो वो अक्सर क्या है कि थोड़े फ्री होते हैं ना अगर, तो वो निरीक्षण कर लेते हैं, तो वो एक थोड़ा छोटा हिस्सा मान लो आप, लोगों की आदत होती है ना। तो इसके प्रवर्तक कौन है? जेबी वाटसन है, ठीक है, जो व्यवहारवादी है। इसमें औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी और असहभागी 4 प्रकार के निरीक्षण किए जाते हैं। औपचारिक का मतलब हो गया कि अगले को जैसे पूरी तरह से बता के सिस्टमेटिक तरीके से, ये अक्सर अपने कहाँ देखने को मिलता है? इंगेजमेंट, सगाई के वक्त होता ना, सगाई वक्त तो देखने को पता लग जाता है कि आज वो आ रहे हैं, तो बहुत एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, शिष्टाचार से पानी लाएंगे, चाय लाएंगे और बहुत ही सभ्यता से बोलेंगे। रियल में अपन कैसे रहते हैं, जरूरी नहीं कि उस दिन अपन वैसे दिखें। एक अनौपचारिक, बिना बताएं, ठीक है, बिना बताए निरीक्षण करना, ये ज़्यादा प्रभावशाली है। सहभागी, अगले को साथ में पार्टिसिपेट करना, अगले को पार्टिसिपेट नहीं करना, असहभागी, तो इस प्रकार से निरीक्षण किए जाते हैं। औपचारिक में जैसे इंटरव्यू भी है, आपको पता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के जाएंगे, पूरी तैयारी करके कैसे अंदर घुसना है, कैसे नमस्ते करना है, वो सब। तो ये बहिर्दर्शन विधि हो गई। कौन प्रवर्तक है? वाटसन। मूल्यांकन, यह है वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक कैसे है? क्योंकि इसमें जैसे निरीक्षण कर रहे हैं, तो अगर अनौपचारिक है मान लो, तो पूरी संभावना है कि रिजल्ट लगभग सही आए। इसमें पक्षपात की संभावना कम है। इसमें प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, यथार्थता जो है और संदेहमय है। तो इसमें पहले आप ये देख लो कि पक्षपात की संभावना कम है, ठीक है, वैज्ञानिक है, ये याद रखना वैज्ञानिक है। इसमें प्रामाणिकता है, विश्वसनीयता है, यथार्थता है और संदेहमय, इसको काट दो। चलो, अब है गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन एनेक्डोटल मेथड। एनेक्डोटल मेथड यानी गाथा, जैसे कई बार होता ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि आपने उनसे कुछ हालचाल पूछे और अपनी गाथा गानी शुरू कर दी, ठीक है, पूरी की पूरी कहानी बता देते हैं। इसमें व्यक्ति द्वारा अपने पूर्व अनुभवों का वर्णन किया जाता है और अपनी संपूर्ण बातें बताई जाती है। वो बताता है, जैसे मान लो डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपन उनको बताते हैं ना कि भाई मैंने 5 दिन पहले ये खाया था, फिर 2 दिन पहले ये खाया तो मेरी गड़बड़ हो गई। तो ऐसे इसमें मनोवैज्ञानिक को बताया जाता है कि ये जो है इस प्रकार से जो मुझे तनाव शुरू हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो इस आधार पर मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है। अब ये कैसी विधि है? तो इसमें क्या होता है, अचेतन मन में दबे हुए विचार प्रकट किए जाते हैं। कि हम अगर पूरी डिटेल बता रहे हैं उसको, तो पुरानी बातें, मन में जो पुराने विचार दबे पड़े हैं वो बताएंगे, तो एक तो मानसिक संतुष्टि मिलेगी। कहते हैं ना कि अपने विचार प्रकट कर देते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं कि भाप निकालना, है ना, वाष्प निकालना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी इसी पर्पज से हुई थी, वो एओ ह्यूम ने, कि वाष्प के रूप में डफरिन के समय, याद ना। तो मानसिक संतुष्टि, तो अपना मान लो अपनी कहानी बता दी तो कुछ तो उसको संतुष्टि होगी, फिर वह समायोजन में सहायक हो जाएगा और सूचनाएं प्रदान करेगा और फिर वो मनोवैज्ञानिक उसको उपाय बता देगा। परंतु वास्तविक मूल्यांकन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि गाथा वर्णन में भी वो थोड़ा काट चाट के बता दे, जरूरी नहीं कि सारी महात्मा गांधी की तरह एकदम सत्य बताएं। अगली बात, प्रयोगात्मक विधि। इससे पहले थोड़ा इन्फॉर्म कर दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप डाउनलोड कर लें। ये इस प्रकार का लोगो दिखाई देगा, उसमें नीचे बटन है 4-5, जैसे कोर्स, PDF, होम,
इत्यादि। तो PDF पे क्लिक करना, वहाँ पे मिल जाएगी। मात्र 21 इसका वो सहयोग राशि रखी है और ये आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं, मान लो आपसे वो नहीं खुले, तो वहीं ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप मैसेज कर देवें कि भाई हमने प्रयास किया मगर हमने नहीं प्राप्त की, तो हम आपको इसको शेयर कर देंगे। प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि क्या होती है? प्रयोग है। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट कहाँ होता है? लैब में, लेबोरेटरी में, साइंस के हिसाब से। तो मनोविज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के हिसाब से ये विधियां हैं। प्रवर्तक है विलियम वुंट। अब ये फैक्ट वाला प्रश्न, अक्सर 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो आपके फैक्ट वाले आएंगे। तो विलियम वुंट 1879 जर्मनी के लिप्जिग में। आप अगर नए हैं तो आपके लिए नई चीजें हो सकती है, और नहीं तो ये चीजें कॉमन हो गई है। तो वुंट लिप्जिग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विकसित की, याद रखना। और इस विधि में एक कृत्रिम निश्चित वातावरण प्रदान किया जाता है और प्रतिभागी का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये तो देखो अब काफी खर्चीली भी है, महंगी भी है। अब हालांकि प्रयोगशाला में हो रही है तो हम इसको वैज्ञानिक मानेंगे, ठीक है। और वेद है और विश्वसनीय है, ठीक है। वेद का मतलब हो गया जिस उद्देश्य से इसको तैयार किया गया वो उसमें प्राप्ति हो जाती है, परंतु खर्चीली है और कृत्रिम वातावरण का निर्माण करना कठिन है और बड़े पैमाने पे संभव नहीं है। अब है आगे वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि उसको आप चाहे 5 बार जांचो, 10 बार जांचो, रिजल्ट वही रहने हैं। वस्तुनिष्ठ विधि में 1 नंबर है मनोविश्लेषण। याद रखना प्रश्न कैसे आ सकता है या तो सीधा सीधा माफी चाहते हैं, या तो सीधा सीधा कि मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक कौन है, इसमें क्या होता है, दबी विषय किस विधि में आती है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो आत्मनिरीक्षण वस्तुनिष्ठ है क्या? नहीं है। तो यहाँ ऐसा प्रश्न भी बन सकता है। उसके अलावा जैसे निम्न में से कौन सी एक अवैज्ञानिक विधि है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो आत्मनिरीक्षण, मुख्यतः आत्मनिरीक्षण देखो है तो बहुत शानदार, सबसे बेस्ट है, मगर ये एक व्यक्ति विशेष के लिए है। आप मान लीजिए पढ़ नहीं पा रहे हैं या आप पिछली भर्ती में कामयाब नहीं हुए, तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो वहाँ आप आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं। मगर अपराध की स्थिति में, समस्या की स्थिति में और वैज्ञानिकता की स्थिति में हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए अवैज्ञानिक है। चलो बहुत काम की होगी मगर वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक का मतलब क्या हुआ? अवैज्ञानिक का मतलब नहीं कि घटिया है, अवैज्ञानिक का मतलब है कि हर बार उसका परिणाम पूरा सार्वभौमिकता, वस्तुनिष्ठता वो उसमें नहीं मिलेगी। हर बार परिणाम एक जैसा है और आए, वो सब लोग उसको स्वीकार करें। गाथा वर्णन विधि ये हो गई, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ चल रहा था। तो मनोविश्लेषण जो विधि है, इस विधि में बालक के अचेतन मन का क्या मतलब हुआ कि एक तो चेतन मन होता है, चेतन मन में हम सारे काम करते हैं। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, खाते हैं पीते हैं, सारा चेतन होता है, ठीक है। ये मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है और ये पानी में डूबा हुआ है, ये मान लीजिए पानी का बर्तन है, ठीक है। तो बर्फ का आपने देखा होगा कि बर्फ का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब जाता है, केवल ऊपर वाली परत तैरती रहती है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है ना 10%, ये है हमारा चेतन, मस्तिष्क का चेतन हिस्सा। बाकी एकदम पानी में डूबा हुआ है, यानी अथाह समुद्र में है, तो वो होता है अचेतन, ठीक है। अचेतन ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये तो इस अचेतन में बहुत सारी चीजें जो है वो हम डिलीट करते हैं ना, जितने भी, ये रिसाइकल बिन है एक तरह से, सारा इसमें जो है वो चला जाता है। तो यहां से फिर क्या होता है, ठीक है, ये मान लो अचेतन है। अब फिर इसमें क्या होता है कि सारी चीजें इसमें चली जाती है, तो वहां से वापस निकालना। एक ये भी कहा गया ना कि किसी व्यक्ति का पता करना हो तो उसके डस्टबिन को चेक करो, डस्टबिन में उसने कौन से कागज फाड़ रखे हैं, क्या कर रखा है। या मान लो उसकी डायरी, उसका लास्ट वाला पन्ना चेक करो नोट्स का, वहां भी उसने कुछ ना कुछ, कोई शेरो शायरी, कोई आइडियल, कोई मान लो टाइम टेबल वगैरह, कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है उसकी विचारधारा का। तो ऐसे अचेतन मन में जो दबी हुई अतृप्त इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं हम पूरी नहीं कर पाते, वो फिर अचेतन में चली जाती है, ठीक है। तो उनको निकालते हैं तो उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने ये कार्य क्यों किया। तो अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो इसके प्रवर्तक कौन है? जर्मनी के सिगमंड फ्रायड।
तो फ्रायड आप याद रखना, फ्रायड, ठीक है। तो मनोविश्लेषण विधि, मनोविश्लेषण यानी मन का मतलब माइंड का, ठीक है, माइंड एनालिटिक, मन का विश्लेषण, ठीक है। तो मनोसामाजिक नहीं, मनोविश्लेषण, यहां जहां कहीं भी नाम दे आपको फ्राइड उसमें तुरंत टिक कर देना है। जीवन इतिहास, ये भी एक वस्तुनिष्ठ विधि है। इस विधि में और आत्मनिरीक्षण में फर्क है। आत्मनिरीक्षण में वो केवल खुद का निरीक्षण करके रिजल्ट बताता है। जीवन इतिहास में उसकी पूरी कहानी का पता किया जाता है मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जैसे रिसर्च करते हैं ना एक तरह से, तो वो तो प्रवर्तक है इसके टाइडमैन। ट्रिक बना सकते हैं, जीवन में टाई बांधो, जीवन में कभी तो टाई बांधो। तो सामान्यतः तो आदमी टाई कब बांधता है, जब शादी होती है और सूट पहनता है, या फिर काम धंधे वाले हैं, ऑफिस में जाते हैं वो लोग। तो ट्रिक याद रखें, जीवन में टाई बांधो, जीवन इतिहास टाइडमैन। बालक का इतिहास, उसका परिवार, उसके संबंधी आदि का अध्ययन किया जाता है। वंशानुगत वातावरण के कारक खोजे जाते हैं कि भी इसका वंशानुगत कैसा रहा है, इसकी पीढ़ियां भी क्या ऐसी रही है, बहुत प्रतिभावान रही है या फिर अपराधी रही है, वातावरण इसको कैसा मिला है। तो यह एक नैदानिक विधि है। निदान का मतलब क्या होता है, कारण का पता लगाना, याद रखना। निदान यानी कारण का पता लगाना, निदान हल नहीं है, निदान कारण पता लग गए तो फिर हम हल यानी उपाय यानी उपचार भी कर सकते हैं। तो पहले होता है निदान, फिर होता है उपचार। तो यह समस्यात्मक और असमायोजित बालकों के अध्ययन में उपयोगी है। समझ में आ गई बात। परीक्षण विधि, परीक्षण वाले में जैसे मान लो विभिन्न परीक्षाएं, जैसे बुद्धि परीक्षाएं, व्यक्तित्व आदि के आयोजन से बालक के विकास का परिमापन किया जाता है। यह वर्तमान में लोकप्रिय है। ये जैसे एग्जाम होते हैं और एग्जाम में जैसे रीजनिंग आ गई, मेंटल एबिलिटी आ गई और व्यक्ति सिलेक्शन हो गया तो कहते यार इंटेलिजेंट है ना, बैंक में लग गया, आईएएस बन गया और बन गया। तो ये परीक्षण विधियां हैं परीक्षाएं वाली। विकासात्मक विधि, तो दोस्तों चलो ये इतना तो देख लेते हैं अपन। विकासात्मक विधि में क्या है, इसे जेनेटिक विधि भी कहते हैं। जैसे जेनेटिकली इसे वृद्धि और विकास का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। इसमें दीर्घकालीन प्रणाली में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कई वैज्ञानिक करते हैं ना, कई पीढ़ियों पे प्रयोग करते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस प्रकार से हैं। अब मान लो ऐसे परिवार है जो बड़े परिवार है उनका भी किया जा सकता है, जो अपराधी परिवार है उनका भी किया जा सकता है, तभी तो पता चलेगा कि क्यों हो रहा है। और निष्कर्ष 30, 40, 50 वर्षों से तैयार किए जाते हैं और इसके समकालीन अध्ययन में विकास की उच्च अवस्थाओं का अध्ययन मापन किया जाता है। प्रवर्तक है एरिक्सन, ठीक है, विकासात्मक विधि के एरिक्सन। तो विकासात्मक विधि का मतलब डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ पीढ़ियों का, उस हिसाब से। गाथा जो वर्णन है, अब आप कहेंगे गाथा जीवन इतिहास में गाथा वर्णन, तो गाथा बताना, जीवन इतिहास में जीवन का इतिहास पता करना, ठीक है, उस व्यक्ति या उसके परिवार का। और विकासात्मक और ज्यादा लंबी है, उससे भी विकासात्मक। तुलनात्मक, इसमें विविध बालक मानव पशु के व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है कि इन विधियों को अपने को याद रखना है, पॉइंटों को, जैसे एमए की परीक्षा में फिर वहां लिख के आना, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आपको अपनी अवधारणा समझ विकसित करनी है कि ये क्या है। सांख्यिकी यानी आंकड़े का अध्ययन एकत्रण किया जाता है। यह विधि वैध और विश्वसनीय मगर जटिल है। यानी इतने प्रतिशत बालक ये करते हैं, 20% ये करते हैं, 10% ने ये किया। विभेदात्मक, इसमें लैंगिक और व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार, लैंगिक का मतलब कि महिला और पुरुषों के अलग अलग विश्लेषण उसमें डाटा, व्यक्तिगत भिन्नता जैसे अलग अलग आयु और फिर जो स्थितियों के अनुसार, तो ये विभेदात्मक विधि। तो इनमें ज्यादा काम की जहां से प्रश्न आते हैं वे आपको पुनः बता दूं, मनोविश्लेषण विधि, अंतः दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि इत्यादि। आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन और करेंगे। ये तो बाल विकास के लिए है। अब हम व्यक्तित्व अध्ययन का जब टॉपिक आएगा व्यक्तित्व, उसमें हम इनकी डिटेल ऊंचाई दबाव वगैरह वो सब और पढ़ेंगे आगे। वृद्धि और विकास की अवधारणाएं, तो इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लगभग 20 मिनट का हम ये सत्र रख रहे हैं। धन्यवाद।